वेलकम टू डियर स्टूडेंट्स। स्वागत है आप सबका श्री करणी एकेडमी एंड एजुटेक के इस डिजिटल प्लेटफॉर्म पे। मैं आपका फिजिक्स एजुकेटर महावीर। जैसा कि हम प्रीवियस कुछ लेक्चर में यूनिट एंड मेजरमेंट से कुछ टॉपिक कर रहे थे, उसी को आगे बढ़ाते हुए मैं आज का टॉपिक लेना चाहूँगा जो कि है एरर्स। उससे पहले मैं एक बात और बता देता हूँ कि श्री करणी एकेडमी का जो है ऐप है उसको जो आप गूगल प्ले स्टोर से डाउनलोड कर लें। उस पर आपको सारे कोर्सेज जो है अवेलेबल है, सारे कोर्सेज की पीडीएफ नोट्स है, मॉडल पेपर्स है, प्रीवियस ईयर्स के क्वेश्चंस पेपर है, कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स के क्वेश्चंस पेपर वगैरह और बहुत कुछ जो है आपको एक ही जगह पे सारा स्टडी पैकेज जो है वहाँ पर मिल जाएगा। चलिए स्टार्ट करते हैं आज का टॉपिक, एरर। आज का टॉपिक सुनने वाला ज़्यादा होगा। आज का जो होगा वो क्वालिटेटिव होगा, नेक्स्ट जो होगा वो क्वांटिटेटिव होगा। क्वालिटेटिव मतलब कितना है, कैसा है, क्यों है, कब है, ये चीज़ें। क्वांटिटेटिव मतलब मैथ्स के टर्म में हम कैसे उसको निकाल सकते हैं, मैथमेटिकल जो है हम उसको कैसे फाइंड आउट कर सकते हैं। इससे पहले वाला लेक्चर भी आप अच्छे से ध्यान देना, वो क्या था, दैट वाज सिग्निफिकेंट नंबर, जो कि हमने बहुत अच्छे से किया था। सिग्निफिकेंट नंबर और एक और चीज़ आएगी राउंडिंग ऑफ, जो मैं जब इसका क्वांटिटेटिव एनालिसिस बताऊंगा एरर सा, उसके जस्ट पहले हम जो है राउंडिंग ऑफ भी सीख लेंगे बच्चों। देखिए द रिजल्ट of every measurement by any measuring instrument contains some uncertainty and this uncertainty is called as error। अब यहाँ से इस चीज़ मैंने कहा ना, आज की चीज़ को समझना है बहुत अच्छे से। एरर क्या होता है? कोई भी इंस्ट्रूमेंट आपका अगर है वो परफेक्टली मेजर नहीं कर सकता, वहाँ कुछ न कुछ अनसर्टेनिटी, यानी हमारे जो मेजरमेंट है उसमें कुछ न कुछ तो अव्यवस्था होगी, कुछ न कुछ जो है सर्टेन वैल्यू नहीं होगी, अनसर्टेनिटी होगी, वो जो है वही एरर कहलाएगी। या इसको एक और टर्म से जो है जो हम डिफाइन कर सकते हैं वो क्या है कि डिफरेंस बिटवीन BTW लिखते हैं बिटवीन को, या B/W भी लिखा जाता है। डिफरेंस बिटवीन ट्रू वैल्यू एंड मेजर्ड वैल्यू। ट्रू वैल्यू और मेजर्ड वैल्यू के बीच का डिफरेंस जो है वही एरर है। यानी मैंने जैसे इस पेन की लेंथ को मेजर किया, किससे, स्केल से, और मैंने वो लिख दिया कि 3.5 सेंटीमीटर है, बट मुझे पता है कि 3.5 सेंटीमीटर नहीं है क्योंकि मैंने स्केल से मेजर किया, इसलिए 3.5 सेंटीमीटर है, पर एक्चुअल मुझे पता है ये 3.51 सेंटीमीटर है। तो यहाँ पर मेरा ये 0.1 का क्या आ जाएगा, यहाँ पर 0.01 का क्या आ जाएगा, एरर आ जाएगा। यही चीज़ कि एक्चुअल तो ये है, हम जो मेजर कर रहे हैं वो 3.5 कर रहे हैं। मैं कह रहा हूँ कितना भी अच्छा इंस्ट्रूमेंट ले आओ, क्या वो परफेक्ट माप लेगा? कभी नहीं मापेगा। मैंने आपको कल बताया था कि एक जना माप रहा है 3 सेंटीमीटर, अगला माप रहा है 3.0 सेंटीमीटर, अगला माप रहा है 3.00 सेंटीमीटर, कोई जो है 3.000000 कुछ सेंटीमीटर माप रहा है, फिर भी यहाँ पर कुछ ना कुछ तो प्रॉब्लम आ ही जाएगा। थोड़ा सा चेंजेस तो, बहुत कम चेंजेस भी आएगा जरूर, मेजर वैल्यू और ट्रू वैल्यू में उनका जो डिफरेंस होगा वही आपका एरर होगा बच्चों। एरर जो है हर एक मेजरमेंट के लिए हम अपने हिसाब से थोड़ा सा एडजस्ट कर देते हैं एरर को भी। फॉर एन एग्जाम्पल मैं अगर आपसे कहना चाहूँ कि जैसे मुझे 1 किलो शक्कर तोड़नी है ना, 1 kg मुझे शक्कर तोड़नी है, तो अगर मैं 1 kg की जगह 1 kg और 1.10 kg अगर मैं दे दूंगा, कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा, थोड़ी सी शक्कर चली जाएगी। लेकिन अगर मुझे सोना तोड़ना है ना, गोल्ड जो है अगर वो देना है 10 ग्राम, और मैं उसकी जगह अगर 10.1 ग्राम भी दे देता हूँ तो मेरा नुकसान हो जाता है बच्चों। तो सोने को तोड़ने के लिए बहुत ही अच्छा जो है मेजरिंग डिवाइस चाहिए,
इसके लिए थोड़ा कम भी होगा तो चलेगा। मतलब यहाँ हम एरर को बिल्कुल भी नेगलेक्ट नहीं कर सकते, नहीं सोच सकते कि एरर होगा सोने के मामले में। यानी अगर आपने 1 किलो सोना किसी को देना और उसकी जगह 1 किलो और सोच लो 10 ग्राम आपने दे दिया तो आपने कितना नुकसान जो है कर लिया है। तो हम यहाँ पर कुछ ऐसी जगह होती है जहाँ पर हम बिल्कुल भी एरर नहीं चाहते, कुछ जगह पे थोड़ा हो भी जाता है तो चल जाता है। जैसे हमें इस कमरे की लेंथ को मापना है और ऐसे ही किसी ने देखा कि हाँ चलो ठीक है भाई जो है ये आपका 500 सेंटीमीटर हो गया है ना। अब 500 की जगह 502 है तो भी कोई खास फर्क पड़ने वाला है नहीं, लेकिन है ना 1 सेंटीमीटर से। लेकिन आपको अगर कोई स्केल से लाइन खींचनी है 5 सेंटीमीटर, उसकी जगह आपने खींच दी 5.5 या 6 सेंटीमीटर तो एग्जाम में गलत हो जाएगा आपका। कहने का मतलब हर जगह पे हम कैसे एरर को देखते हैं और कहाँ हम नेगलेक्ट करते हैं ये भी हमें पता है। एरर हर जगह है, हर इंस्ट्रूमेंट में एरर है बच्चों। कोई भी इंस्ट्रूमेंट 100% एक्यूरेट नहीं होता। फिजिक्स में 100% एक्यूरेसी कभी भी मेजर नहीं की जा सकती है। आपने किसी बल्ब को देखा होगा और उसका ऊपर लिखा हुआ है 220 वोल्ट, तो वो 220 वोल्ट जो है आइडियल नहीं है, उससे कम ही होगा बच्चों, है ना। ये सारी चीज़ें आप धीरे धीरे चीज़ें बाद में और आती रहेगी। चलिए जी, अब उससे पहले हमें 2 टर्म जो होते हैं आपके एनसीईआरटी में बिल्कुल दे रखे हैं, एक्यूरेसी एंड प्रिसीजन। इससे आएगा बच्चों यहाँ पर एक्यूरेसी एंड प्रिसीजन क्या होता है, बहुत अच्छे से आपको समझना है। नॉर्मली हम दोनों को एक ही समझ लेते हैं कि जितना एक्यूरेसी प्रिसीजन है के, पर दोनों में बहुत फ़र्क है। आने वाले 5 मिनटों में ये फ़र्क आप अच्छे से देखोगे। एक्यूरेसी क्या होता है? The accuracy of measurement is measure of how close the measured value to its true value of quantity। एक्यूरेसी हमें ये बताता है कि हमने जो मेजर किया है वो कितना जो है वो ट्रू वैल्यू के क्लोज है। मान लो कि मेरी हाइट जो है 172 सेंटीमीटर है फॉर एन एग्जाम्पल, और मैंने मेजर किया हुआ आया एक इंस्ट्रूमेंट। मेरे पास 3 तरह के इंची टैप थे, स्केल थी बच्चों। मैंने एक से किया 173 आया, एक से किया 178 आया, एक से किया 172.2 आया, एक से किया 172.9 आया। तो मेरे पास एक्यूरेसी कौन से इंची टैप की ज़्यादा होगी? 272.9 सॉरी, तो इस वाले की ज़्यादा होगी, क्योंकि ये बहुत क्लोज जो है। किस वाले की ज़्यादा होगी? इस वाले की। तो सबसे ज़्यादा क्लोज कौन है? 172 है, और ये कितना है? 172.2 है बच्चों, ये वाला है ना। सबसे क्लोज जो है वो कौन सा वाला है? ये वाला है इसके। इसलिए इस वाले इंची टैप की एक्यूरेसी बहुत ज़्यादा होगी। यानी ट्रू वैल्यू मुझे पता है 172 है, मेजर जो मैंने किया है वो अलग अलग आया है बच्चों। तो सबसे पास में कौन आया है? ये वाला, तो इसकी एक्यूरेसी ज़्यादा है। यानी ट्रू वैल्यू जो हमें चाहिए उसके जस्ट पास में अगर आ रहा है तो उसकी एक्यूरेसी उतनी ही ज़्यादा है। ये माइंड में आना चाहिए। एक्यूरेसी ऑफ मेजरमेंट इज मेजर्ड हाउ क्लोज द मेजर्ड इज ट्रू वैल्यू ऑफ द क्वांटिटी। ये ध्यान रखना है। बुक में आपके डेफिनेशंस दे रखी है, वहीं से मैं डेफिनेशंस को ज़्यादातर लाता हूँ, क्योंकि एनसीईआरटी को मैं स्टैंडर्ड मान के ही आपको पढ़ा रहा हूँ। बट वो डेफिनेशन सिंप्लीफाई करके आपको पढ़ा दूँ ताकि आपके माइंड में चीज़ें फिट हो जाए। प्रिसीजन का मतलब होता है टेल्स अस टू व्हाट रिजोल्यूशन और लिमिट ऑफ क्वांटिटी इज मेजर्ड। अब इसको एक और तरीके से लिख सकते हो, डिग्री ऑफ रिपीटेशन। डिग्री ऑफ रिपीटेशन जो है जिसकी ज़्यादा होगी उसका प्रिसीजन उतना ही ज़्यादा होगी। जो चीज़ ज़्यादा बार रिपीट हो रही है वो प्रिसाइज वैल्यू होगी। मान लो कि मेरी हाइट 173 है, अब है ना 1 सेंटीमीटर बढ़ गया मैं 5 सेकंड में। चलिए ठीक है, और मैं अलग अलग इंस्ट्रूमेंट से अपनी हाइट को मेजर कर रहा हूँ। एक ने बताया 172 है ना, अब दूसरे ने बताया 173, ठीक है 174 मान लो। लेकिन अगले 3 जो इंस्ट्रूमेंट है उन्होंने सबने एक ही बताया 173.2, 173.2, 173.2। यानी 3 जो इंस्ट्रूमेंट है वो एक ही वैल्यू बता रहे हैं बच्चों। अब
प्रिसाइज वैल्यू कौन सी होगी, ये वाली होगी। जो वैल्यू ज़्यादा रिपीट हो रही है मैं मानूंगा कि वो ज़्यादा सही है, क्योंकि ज़्यादातर इंस्ट्रूमेंट मुझे ये वैल्यू दे रहे हैं। एक्चुअल वैल्यू भले ही कुछ भी हो, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता, लेकिन अगर मैं प्रिसीजन की बात करूंगा वो बिल्कुल जो है, जो ज़्यादा रिपीट हो रहा है, रिपीटेशन ऑफ डिग्री जिसकी सबसे ज़्यादा है, वो उतनी ही प्रिसाइज वैल्यू है बच्चों। तो यहाँ से माइंड में आना चाहिए, जो ज़्यादा इंस्ट्रूमेंट जिसको एक ही वैल्यू दे रहे हैं वो आपकी क्या होगी, मोर प्रिसाइज वैल्यू होगी। जब आप प्रैक्टिकल करते हो तो आपसे कहा जाता है बच्चों कि जो है आप जो है जो ऑब्जर्वेशन लेते हो 1-2 नहीं लेके 3-4 ऑब्जर्वेशन लो, और जब तक लो जब तक दो वैल्यू सेम नहीं आ जाए। जब आप टाइट्रेशन करोगे, अभी 11th के अंदर आप टाइट्रेशन करोगे, ऊपर कुछ एसिड वगैरह रखोगे या जो भी बेस रखोगे, नीचे एसिड रखोगे, धीरे धीरे एक आपकी ब्यूरेट होगी। केमिस्ट्री वाले मैम आपको बहुत अच्छे से पढ़ाएंगे ये चीज़ भी। उस ब्यूरेट से आप धीरे धीरे उस एसिड को डालोगे, वो जो उसका कलर चेंज होगा, फिर एक ब्यूरेट में एक रीडिंग आएगी आपकी, मान लो रीडिंग आई 22.2 है ना ml। अब अगली बार किया 23 पॉइंट आ गई, अगली बार किया, लेकिन फिर एक वैल्यू फिर आ गई 22.2, यानी आपको पता चलेगा कि दो वैल्यू अब सेम आ गई है। एक बार पहले आई थी, अब आई, अब उसको बंद कर देना है। कहने का मतलब जब डिग्री ऑफ रिपीटेशन हो जाए, यानी एक ही वैल्यू जब रिपीट होने लग जाए तो वो मोर प्रिसाइज होती है, वो मोर जो है प्रिसाइज यानी बहुत ज़्यादा सही होती है। तो एक्यूरेसी और प्रिसीजन का वैसे मीनिंग देखा जाए तो एक ही है, लेकिन यहाँ पर हमने देख लिया कि ये तो होती है ट्रू वैल्यू के क्लोज कितना है, और ये बताता है कि रिपीट कौन सी वैल्यू ज़्यादा हो रही है। जो ज़्यादा रिपीट हो रही है उसकी प्रिसीजन उतनी ही ज़्यादा है। इसको एक एग्जाम्पल से और समझते हैं बच्चों, और क्लियर आपको करता हूँ मैं। जैसे कि आपने धनुधर देखे होंगे, निशानेबाज देखे होंगे, इस तरह से वो निशाना लगाते हैं। सबको निशाना यहाँ लगाना है, सब भी यही चाहेंगे बच्चों कि निशाना यहाँ लगे, ठीक है। 4 लोग हैं, ये स्टैंडर्ड है, बहुत से कोचिंग्स में वगैरह में इसी एग्जाम्पल से समझा दिया जाता था कि बच्चे समझ जाएं। ये भी यहाँ पर एक और है, 4 निशानेबाज है बच्चों, अच्छे से समझना। प्रिसीजन और एक्यूरेसी कभी लाइफ में नहीं भूलोगे आप। अब देखिए, पहला आदमी ने क्या किया, तीर मारे, यहाँ मारा, यहाँ मारा, फिर यहाँ मार दिया, फिर यहाँ मार दिया, फिर यहाँ मार दिया, ठीक है। दूसरे आदमी ने क्या किया बच्चों, दूसरे आदमी ने जो तीर मारा वो यहाँ मारा, है ना, यहाँ मारा, यहाँ मार दिया, यहाँ मार दिया, यहाँ मार दिया, है ना, ठीक है। तीसरे आदमी ने क्या किया, तीसरे आदमी ने तीर मारा यहाँ, 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 इस तरह से एक ही जगह पे यहाँ मार, ठीक है, एक ही जगह पे ही, मैं एक दूसरे के ऊपर नहीं बना रहा हूँ। चौथा आदमी था, उसने क्या किया, उसने तीर को ऐसे मारा, अब देखिए इसी पे मारा, और ये एक ही जगह मार रहा है, सब जगह सारे तीर एक ही जगह मार रहा है। अब यहाँ से थोड़ा सा देखिए, यहाँ पर न तो वो ट्रू वैल्यू यहाँ तो इसके अंदर जा पा रहा है, और ना ही चीज़ों को रिपीट कर पा रहा है, ना ही इसके अंदर जा पा रहा है, यानी ट्रू वैल्यू के पास जा रहा है, न ही चीज़ों को रिपीट कर पा रहा है। यानी एक्यूरेसी भी लेस है, लेस एक्यूरेसी और लेस ही प्रिसीजन है बच्चों। एक्यूरेसी भी लेस है और प्रिसीजन भी लेस है। यहाँ पर ये इसके पास जा रहा है, देखो क्लोज वैल्यू के नियर, मैंने बताया ना ट्रू वैल्यू जो है उसके नियर जो है ये जा रहा है, इसके क्लोज जा रहा है, क्लोज भी बोल सकते हो। तो क्या हो रहा है, इसकी एक्यूरेसी तो काफ़ी अच्छी है, तो हाई एक्यूरेसी है लेकिन लो प्रिसीजन है, रिपीट नहीं कर पा रहा। देखो यहाँ ये यहाँ डाल दिया, ये यहाँ डाल दिया। तीसरे वाले में यहाँ पर एक्यूरेसी नहीं है भाई, एक्यूरेसी क्यों नहीं है, क्योंकि ट्रू वैल्यू के पास नहीं आ पा रहा है, तो लेस एक्यूरेसी है लेकिन प्रिसीजन है, रिपीट कर रहा है। मैंने कहा नहीं, जब मैं बहुत पास बना रहा हूँ एक जगह, मतलब ये रिपीट हो रही है, यानी प्रिसीजन बहुत अच्छा है इसका, रिपीट हो रही है, यानी लो प्रिसीजन है लेकिन हाई जो लो एक्यूरेसी है, हाई प्रिसीजन है। यहाँ पर देखिए बच्चों, ये हाई एक्यूरेसी यानी पास तो आ रहा है ट्रू वैल्यू के, लेकिन रिपीट नहीं कर पा रहा है, इसलिए लो
प्रिसीजन है। यहाँ पर पास नहीं आ पा रहा है, ये इसके इधर जा रहा है, इसका मतलब एक्यूरेसी तो लो है लेकिन प्रिसीजन हाई है। यहाँ पर ये पास में भी है इसके और इसके अंदर भी जा रहा है, यानी रिपीट भी हो रही है और ट्रू वैल्यू के पास भी है, यानी हाई एक्यूरेसी है और हाई ही प्रिसीजन है। क्लियर हुआ समझ में? यानी यहाँ से एक चीज और दिमाग में आई होगी कि एक्यूरेसी और प्रिसीजन का आपस में कोई लेना देना नहीं है। ऐसा नहीं है कि एक बढ़ेगी तो दूसरी कम होगी, दोनों इंडिपेंडेंट है, दोनों एक दूसरे से इंडिपेंडेंट है। ये एग्जाम्पल बहुत अच्छे से समझ आया होगा। अभी बता देता हूं, देखो यहाँ पर निशानेबाज ऐसे 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 लगा रहा है, ना तो चीजों को रिपीट कर पा रहा है ना ट्रू वैल्यू के पास आ रहा है, इसीलिए दोनों लेस है। यहाँ पर ये ट्रू वैल्यू के पास तो आ रहा है लेकिन रिपीट नहीं कर पा रहा है, इसलिए लेस प्रिसीजन है, हाई एक्यूरेसी है। यहाँ पर ये रिपीट तो कर पा रहा है लेकिन ट्रू वैल्यू के पास नहीं आ पा रहा है, इसलिए हाई प्रिसीजन है, लेस एक्यूरेसी है। यहाँ पर इसने रिपीट भी कर दिया है बच्चों, ये एक ही जगह मारा है, और यहाँ पर इसने ये गोला मैंने बड़ा इसलिए बनाया ताकि आपको समझ में आए। बेसिकली ये छोटा सा पॉइंट ही होता है, आपने देखा होगा बिल्कुल ऐसे पॉइंट बनाए होते हैं, यहाँ पर ऐसे ऐसे, ठीक है। और हाई प्रिसीजन और हाई एक्यूरेसी जो है इसकी है। तो यहाँ से चीजें समझ में आ गई कि क्या एक्यूरेसी होती है और क्या प्रिसीजन होती है। जो वैल्यू जितनी ज्यादा रिपीट हो वो उतनी ही ज्यादा प्रिसाइज होती है, और जो वैल्यू क्लोज के पास में आ जाए, मतलब क्लोज के क्या, सॉरी ये तो पापा ही डैडी हो गए, जो वैल्यू आपकी ट्रू वैल्यू के पास आ जाए, नियर बाई ट्रू वैल्यू हो, वो उतनी ही एक्यूरेट होती है। चलिए यहां तक बात आपको अच्छे से समझ आई। अगला देखते हैं। द एरर इन मेजरमेंट कैन बी ब्रॉडली क्लासिफाइड इन अ टू वे। फर्स्ट सिस्टेमेटिक एरर्स एंड सेकंड जो है रैंडम होती है। एक और टाइप्स होता है ग्रॉस एरर, थर्ड टाइप भी लिख सकते हो आप अगर लिखना चाहो तो, वो भी बताएंगे क्या होता है। तो इनके बारे में थोड़ी बात करते हैं, सिस्टेमेटिक एरर एंड रैंडम एरर के बारे में। अब दो तरीके से किसी भी चीज में एरर हो सकती है। एरर का मतलब जो आप माप रहे हो वो गलत माप लिया है, वही एरर है ना। और सही तो कोई चीज कभी माप सकते ही नहीं, मैंने ना 100% एक्यूरेट नहीं माप सकते, पर हाँ चलो कुछ तो मापे। मान लो जो सोना आप दे रहे हो 2 ग्राम, वो मान लो 2 ग्राम जो नहीं दे पा रहे हो आप, पर 2 ऐसा 1 यहाँ पे 1 लगा दिया तो बहुत ज़्यादा फर्क नहीं पड़ेगा। मतलब टोटली तो 2 ग्राम कभी दे ही नहीं पाओगे, पर हाँ यहाँ पर सार्थक अंक कितने हो गए, सिग्निफिकेंट फिगर, ये 2 और ये 1 के बीच में 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 सिग्निफिकेंट नंबर हो गए। जितना ज़्यादा सिग्निफिकेंट नंबर उतना अच्छा मेजरमेंट। इसी को अगर ऐसे मापते तो 1 सिग्निफिकेंट 1 2 3 4 5 ही होते, तो जितना कम। तो यहाँ पर इसको हम क्या करते हैं, एरर को हम मिनिमाइज कर सकते हैं, कम कर सकते हैं। कंप्लीटली रिमूव एरर को करना बहुत ही मुश्किल है, अभी देखेंगे। चलिए, लेकिन थ्योरेटिकली हम करेंगे, पर प्रैक्टिकली मुश्किल है, इम्पॉसिबल है प्रैक्टिकली। तो थ्योरेटिकली हम देखते हैं कैसे करते हैं। तो सिस्टेमेटिक एरर क्या होती है? तो सिस्टेमेटिक एरर्स आर दोज एरर्स that tends to be in one direction, either positive और negative। अब एरर क्या हो सकती है, पॉजिटिव भी हो सकती है और नेगेटिव भी हो सकती है। एग्जाम्पल से चीज़ों को समझते हैं। मेरे घर में एक वेइंग मशीन है, तुलने का एक कांटा है। जब मैं कुछ नहीं रखता हूँ फिर भी वो 2 kg दिखाता रहता है। मैं कुछ भी नहीं रखता हूँ वो 2 kg दिखाता रहता है। अब जैसे मेरा वेट है 60 kg, तो सोचिए वो कितना दिखाएगा, वो दिखाएगा 62 kg। लेकिन मुझे पता है कि 2 kg तो तब भी दिखाता है जब कुछ नहीं होता है। तो मुझे पता है कि 62 में से मुझे जो है कितना 2 काउंट निकाल देना है, तो यहाँ पर 60 आ जाएगा। यानी जब मैं इस पे चढ़ा तो मेरा जो इसने रीडिंग दिया वो 62 दिया, लेकिन मुझे पता था यार 2 तो पहले ही दे रहा था, यानी 2 मुझे रिमूव करना है। तो यहाँ पर मैं क्या लिख दूंगा, जो भी वैल्यू आएगी, मेरी वैल्यू जो आएगी, मैं किसी से कहूँगा कि भाई इस कांटे के बारे में क्या कहते हो, तो उसको कहते हैं कि भाई तू जा रहा है जीरा तोड़ने, सामान तोड़ने, तो जो भी वैल्यू आए उसमें से -2 कर देना तुम। जैसे तूने बोरी तोली है, वो 102 बताएगी, ऐसा नहीं कि 2 किलो जीरो काट ले, तो ऐसा मत करना, वरना वो क्विंटल से कम हो जाएगा, क्योंकि -2 तुझे करना है। अब देख कितना आ रहा है, अब 100 आ रहा है। तो ये या तो पॉजिटिव हो सकती है या नेगेटिव हो रही। अब देखो सेम ये है, मेरे पास एक इंची टेप है बच्चों, मापने का एक इंची टेप है। देखो चीज़ों को ऐसे समझोगे तभी एरर वगैरह बहुत अच्छे से समझ में आएगा। और मान लेते हैं कि वो इंची टेप किसी ने खींच के गड़बड़ कर दिया है। अब जो है
वो 20 सेंटीमीटर अगर मैं माप रहा हूँ तो मुझे बता रहा है 21 सेंटीमीटर। इस तरह से कुछ प्रॉब्लम हो सकती है। यानी मैं इसको थोड़ा सा अच्छे से बता देता हूँ कि ये आपका 1 सेंटीमीटर का पंगा दे रहा है, मान लेते हैं, है ना। ये चीज़ थोड़ी सी ज़्यादा हो जाएगी, है ना, फिर इसका मैथमेटिकली समझ नहीं पाएंगे, अपने को कॉन्सेप्चुअली समझना है। 1 सेंटीमीटर का ये गड़बड़ कर रहा है, गड़बड़ लिख रहा हूँ बच्चों, 1 सेंटीमीटर की गड़बड़ कर रहा है ये। यानी अगर किसी की हाइट 10 सेंटीमीटर है तो वो बता रहा है कि भाई ये जो है 9 सेंटीमीटर है, मान लेते। 10 सेंटीमीटर वाले की हाइट क्या बता रहा है, ये 9 सेंटीमीटर बता रहा है बच्चों। अब आपको पता है कि 1 सेंटीमीटर की यहाँ पर कुछ तो गड़बड़ है, वो CID वाला दया कुछ तो गड़बड़ है ना। तो 1 सेंटीमीटर ये कम बता रहा है, तो आप उसको क्या कहोगे, भाई तू जा रहा है अपने अपना हाइट माप रहा है, तेरी हाइट अगर ये इंची टेप जो है 173 बताए तो तुझे उसमें 1 प्लस कर देना है, वही तेरी हाइट होगी 174, है ना। अगर ये इंस्ट्रूमेंट जो है वो बता दे कि इसकी आपकी जो भी हाइट है, मान लेते हैं 180 जो है, अगर ये बता रहा है 180 बता रहा है, मतलब उससे एक तुम्हारी ज्यादा ही है, क्योंकि ये एक कम बताता है। तो तुम्हें पता है तो तुमने क्या किया, इस एरर को खत्म भी कर दिया। तुम्हें इस एरर को खत्म भी कर दिया। कैसे, तुमने कह दिया भाई 180 का मतलब 181 है, क्योंकि एक जो है ये कम बताता है, यहाँ पर जो ये 2 ज्यादा बताता है, इसलिए तुमने कह दिया कि अगर 102 का मतलब 100 है, तो तुम्हें पता था इसलिए तुमने इसको रिमूव कर दिया। अब ये बात अलग है कि जो इंस्ट्रूमेंट है वो हो सकता है डिफेक्टिव हो, तो प्रैक्टिकली तो पॉसिबल नहीं है, लेकिन थ्योरेटिकली हमने इसको क्या कर दिया, रिमूव कर दिया बच्चों। यहां से पता चला कि अब देखो ऐसा तो है नहीं कि इंची टेप जो है ये यहाँ पर जो है मेरी हाइट को 1 सेंटीमीटर कम ही माप रहा था और दूसरे के घर गया तो प्लस माप दिया, ऐसा तो है नहीं। ये जहां पे भी जाएगा एक कम ही रखेगा, और ये कांटा जहां पे भी जाएगा ये वाला, अगर मैं इसको कहूँ वेइंग मशीन जो है ये बच्चों, ये वाली अगर ये 2 kg ज्यादा माप रही, तो ऐसा तो है नहीं कि कोई दूसरे गांव में लेके गए तो वहां पर इसने कम माप दिया। यानी ये हमेशा ही या तो एक डायरेक्शन में होगी, या तो ये 2 kg ज्यादा ही मापेगी तो हर जगह 2 kg ज्यादा ही मापेगी, या 1 सेंटीमीटर कम माप रही तो हर जगह 1 सेंटीमीटर कम मापेगी। यानी या तो हमेशा ही हम इसको पॉजिटिव करेंगे, देखो इस मामले में हम हमेशा इसको क्या करेंगे, पॉजिटिव करेंगे, 1 प्लस लेंगे बच्चों। यहाँ पर भी जितना भी आएगा उसमें 1 जोड़ेंगे बच्चों, और यहाँ हम क्या कर रहे हैं, हमेशा 2 घटाएंगे। यानी या तो एक नेगेटिव हो सकती है या पॉजिटिव हो सकती है सिस्टमेटिक एरर। क्या बात एकदम क्लियर हुई है? बहुत अच्छे से आपको समझ में आना चाहिए कि सिस्टमेटिक एरर क्या होती है। तो वो दोनों डायरेक्शन में हो सकती है, या तो पॉजिटिव या नेगेटिव, मतलब होगी दोनों डायरेक्शन में, पर एक टाइम पे एक ही डायरेक्शन में होगी, या तो पॉजिटिव होगी या नेगेटिव। चलिए, है ना, यूनिडायरेक्शनल जो है वो होती है, या पॉजिटिव होगी या नेगेटिव होगी। चलिए, ये सिस्टमेटिक एरर। सिस्टमेटिक एरर को थोड़ा और समझते हैं बच्चों। सिस्टमेटिक एरर के प्रकार के बारे में बात करते हैं, टाइप्स क्या होते हैं सिस्टमेटिक एरर के, ये कई बार पूछा जाता है। तो पहला टाइप जो है वो ड्यू टू इंस्ट्रूमेंटल। इंस्ट्रूमेंट जो है आपका, इक्विपमेंट आप जो यूज कर रहे हो वो ही गलत है। जैसे कांटा गलत है, जैसे इंची टेप ले रहे हो वो गलत है। तो इंस्ट्रूमेंट की वजह से जो एरर आ रही है, जो उसकी गलती की वजह से एरर आ रही है, वो क्या है, इंस्ट्रूमेंटल एरर। सिस्टमेटिक एरर के टाइप्स है बच्चों। पहला टाइप क्या है, इंस्ट्रूमेंटल या इक्विपमेंटल एरर, यानी इंस्ट्रूमेंट ही गलत है। तो अब इसको सही कैसे कर सकते हैं? सही हम ये कर सकते हैं कि हमें पता चल गया कि एरर कहाँ है, 2 का लफड़ा हो रहा है, वहां पर 1 का लफड़ा हो रहा है, हाइट में 1 का लफड़ा हो रहा था, मास में 2 का लफड़ा हो रहा था, तो हमने उसको माइनस प्लस करके बता दिया, अगले वाले आदमी को पता होगा। अब जब भी उसका वैल्यू आया, मान लो 65, तो उसको मानना भाई 2 तो ये वैसे ही बता रहा था, 63 है जो एक्चुअल आंसर है। तो इसको रिमूव कैसे किया, तो हमें पता चल गया, हमने उस हिसाब से अपनी वैल्यू को एडजस्ट कर लिया। इससे एक ये भी पता चलता है कि सिस्टमेटिक एरर को रिमूव किया जा सकता है। सिस्टमेटिक एरर कैन बी एलिमिनेट जो है, इसको एलिमिनेट किया जा सकता है, इट कैन बी एलिमिनेटेड। चलिए जी, पहला। दूसरा जो इसमें है वो है इन्वायरमेंटल। अब इन्वायरमेंटल कैसे, तो इन्वायरमेंटल में हम ये देखते हैं, इन्वायरमेंट की वजह से
हमने जो मान लो कि टेम्परेचर चेक करना है किसी का, लेकिन वहाँ पर स्टैंडर्ड टेम्परेचर मान लो 37 डिग्री होना चाहिए, मान लो कहीं पे भी कोई चीज़ है, ऐसे मैं मान रहा हूँ कि कोई भी एक रूम है जहाँ पर वो इंस्ट्रूमेंट तभी काम करेगा जब टेम्परेचर 37 है। अगर वहाँ पर आप सर्दियों में माप लोगे 35 हो जाएगा, गर्मियों में माप लोगे तो मतलब जो है तो मान लेते 39 हो गया, तो वो टेम्परेचर हुआ ही नहीं, इन्वायरमेंट का असर आ गया, इस वजह से गड़बड़ हो सकती है। तो हम क्या करें, हम ऐसा स्टैंडर्ड टेम्परेचर क्रिएट करें उस रूम का, एसी वगैरह लगा के कि बिल्कुल टेम्परेचर वही रहे ताकि मापन बिल्कुल सही आए। बच्चों क्लियरली समझ में आया? जैसे प्रेशर जो है कम होना चाहिए, मान लो कि इस रूम का प्रेशर जो है मान लो 1 एटमॉस्फेरिक होना चाहिए, लेकिन यहाँ पर जैसे खिड़की खुली है, बहुत तेज एयर आ रही है, हवा जो चल रही है, तो हो सकता है प्रेशर इधर उधर हो जाए। तो वहाँ क्या करते हैं, उसको सेटअप इस तरह से किया जाता है लैब वगैरह को कि वहाँ का टेम्परेचर प्रेशर सही रहे ताकि वैल्यू जो है सही आए। बच्चों आगे हम और देखते हैं, जब 12th में पढ़ेंगे तो किसी तार का प्रतिरोध हम निकालेंगे इस तरह से, यानी रेजिस्टेंस जो है किसी वायर का फाइंड आउट करेंगे। तो अगर हम देखेंगे कि धीरे धीरे वैल्यू गड़बड़ा जा रही, क्योंकि जैसे जैसे इसमें करंट चलेगा वैसे वैसे इसका टेम्परेचर बढ़ता रहेगा, और टेम्परेचर जैसे ही बढ़ेगा तो वैल्यू जो है डिस्टर्ब हो जाएगी, यानी इन्वायरमेंटल फैक्टर जो है उस वजह से भी वैल्यू जो है डिस्टर्ब हो सकती है, सिस्टमेटिक एरर आ सकती है। तो पहला इंस्ट्रूमेंटल, दूसरा इन्वायरमेंटल और तीसरा ऑब्जर्वेशनल। ऑब्जर्वेशनल मतलब ऑब्जर्व जो कर रहा है, मेरे को किसी ने कहा कि स्केल की लेंथ मेजर कर, मेरे को ज़्यादा टाइम मैंने से देखा, हाँ ठीक है भैया 9.5 सेंटीमीटर है, अरे मैंने 9.5 सेंटीमीटर कह दिया उसको जल्दबाजी में, ऐसे स्केल रखा और देखा कि यहाँ पर ऐसे 1 2 3 4 5 6 7, यहाँ पर 8 और यहाँ पर ये 9, ऐसे मैंने बता दिया कि भाई इस तरह से है ना, और मैंने कह दिया 1 2 3 4 5 6 7 8 9, और यहाँ पर मैंने देखा कि यहाँ कहीं बीच में आ रहा था, मैंने जल्दबाजी में कह दिया। फिर मेरे दोस्त ने देखा कि यार ये 9.5 नहीं था, यहाँ पर 1 2 और 3 ये 9.3 ही था, इसने जल्दबाजी में कह दिया हाँ लगभग 9.5 ही होती। तो ये क्या, केयरलेस की वजह से, जैसे कोई मिस्त्री है ऊपर काम कर रहा है ना, और वो आपको जल्दी से बता रहा है कि फटाफट लिखो, ये लिखो, चलो भाई 9.7 9.5, अब वो कुछ और बोल रहा है, आपको कुछ और सुनाई दे रहा है, तो गड़बड़ हो गई। अब वो न तो इंस्ट्रूमेंट ने गड़बड़ की, इंस्ट्रूमेंट तो सही था, बिल्कुल ये माप रहा है, आपने देखा 9.3 आ रहा है, ये गड़बड़ किसने की, जो काम कर रहा था, जो ऑब्जर्वर था, जो देख रहा था, उसने गड़बड़ कर दी। फॉर एग्जाम्पल आपको कोई कह दे कि जल्दी से, कई बार दुकान पे जाते हैं हम लोग तो दुकान वाला तो सही कहता है चीज का भाव, लेकिन हमें उनसे कई बार लड़ाई हो जाती है, हम कहते हैं यार तूने तो ये बताया था, तो हो सकता है कि उसने सही बताया हो, आपने गलत सुन लिया हो। कहने का मतलब जो ऑब्जर्वर है उसकी गलती की वजह से ये सारी चीजें हो सकती है। जैसे यहाँ पर कुछ बच्चों के बोर्ड में देखते हैं, पहले, अब तो ज्यादा कम प्रॉब्लम आती है, पहले मार्क्स गलत हो जाते थे, मतलब मान लो किसी का आया 32 है ना, तो उसने जल्दबाजी में 23 लिख दिया। वो क्या किया, अब उसने तो भाई जो टीचर ने कॉपी चेक की उसने तो बिल्कुल सही की, उसने तो 32 मार्क्स दिए हैं, अब जो लिख रहा है, जो चढ़ा रहा है मार्क्स, उसने 23 कर दिए। तो ये गलती किसकी है, उस आदमी की गलती है जो मेजरमेंट कर रहा है। मैंने आपको बताया था कि ऐसे पेन को पकड़ते हैं, अलग अलग आंख से देखते हैं, इससे और इससे, तो पेन इधर उधर दिखता है, ये भी ऑब्जर्वेशनल प्रॉब्लम है बच्चों। इसलिए पेन को आपको कैसे देखना है, बिल्कुल बीच में रखते हुए ऐसे देखना है। अगर आप इधर से या उधर से देखोगे तो हो सकता है कि आप रीडिंग को गलत ले लो। तो ऑब्जर्वेशन गलत नहीं होना चाहिए, यानी ये गलती हो सकती है जो काम कर रहा है। अगर आप घड़ी को इधर से, जैसे मैं देख रहा हूं, यहां से अगर घड़ी लगी हुई है सामने, तो मुझे दिख रहा है कि ये सुई जो है 11 पे है, उधर से देख रहा हूं तो मुझे ऐसा लग रहा है कि ये सुई 10 पे है। तो मुझे सही कैसे दिखेगी, जब मैं बिल्कुल इसके सामने होऊंगा तभी मुझे ये सही दिखेगी, वरना ये गड़बड़ हो सकती है। तो आप कहां से ऑब्जर्वेशन ले रहे हो, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। जब आप 12th के अंदर प्रैक्टिकल करोगे, 12th जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है आपके लिए, प्रैक्टिकल के पर्पज से भी 30 नंबर के प्रैक्टिकल होते हैं, तो आपको जैसे कि ऐसे दे दिया, एक अमीटर दे दिया, अमीटर क्या करता है, करंट को मेजर करता है, और उसकी सुई जो है ऐसे, तो आपको कहते हैं कि बिल्कुल लंबवत खड़े होकर आपको सुई को देखना है, मतलब आप बिल्कुल सामने हो तब आपको सुई ऐसे दिखेगी। ये पेन आपको तभी देखेगा जब आप बिल्कुल दोनों आंखों के बीच में ऐसे रख के देखोगे, पेन ऐसे दिखेगा। आप खुद एग्जाम्पल से कर सकते हो, एक आंख को ऐसे बंद करो और दूसरी को ऐसे करो,
फिर देखो पेन इधर इधर हो रहा है, यानी ये सुई आपको या तो इधर दिखेगी या उधर दिख जाएगी। मतलब कोई इधर से बच्चा ऑब्जर्वेशन ले रहा है तो उसको लगेगा कि ये ऐसे जा रही है, कोई बच्चा इधर से ले रहा है तो उसको लगेगा कि ये ऐसे कुछ जा रही है। कहने का मतलब क्या हो जाएगा, ऑब्जर्वेशन गलत आ जाएगा बच्चों। इसलिए आपको बिल्कुल सामने खड़े होकर ऑब्जर्वेशन लेना होता है। तो यहाँ से ऑब्जर्वेशन से समझ में आया है कि ऑब्जर्वेशनल एरर क्या होती है। तो इसको कैसे रिमूव किया जा सकता है, इसको रिमूव करने का सबसे पहला तरीका तो बता के कि भाई मैं जो है उस बच्चे को कह दूं कि देख ले, तू पिछली बार 2 बार तू गलती कर चुका है, मैंने तुझे लेंथ मापने का कहा, तूने 9.5 लेके आ गया 2 बार, फिर मैंने जब वापस मापी तो वो जो है 9.3 निकली। तो एक तो तू जल्दबाजी नहीं करेगा, दूसरा अगर तू मेरे जैसा कोई भी है, तुझे चश्मा लगा हुआ है तो अपने चश्मे का नंबर सही करवा, है ना, ताकि तुझे पता चले कि कौन सा पॉइंट कहाँ आ रहा है। ऑब्जर्वेशन को सही कर, पहला वार्निंग देके। दूसरा फिर भी वो बच्चा मान ही नहीं रहा है, वो कह रहा है क्या सर तो कहते रहेंगे, तो फिर मैंने उस बच्चे को हटा दिया, भाई तू जा, दूसरे बच्चे को कहा कि तू मेजर करके लाएगा। यानी ऑब्जर्व जो कर रहा है उस आदमी को ही आपने रिप्लेस कर दिया कि भाई तेरे से हो नहीं रहा है, तू बार बार गलती कर रहा है। तो जब अब दूसरा बच्चा जो बार बार 9.3 माप रहा था, सही माप रहा था, अब वो सही मापेगा। तो तीनों तरीके की ऑब्जर्वेशन आप समझ गए होंगे, ये अपनी एरर समझ गए होंगे। तो सिस्टेमेटिक एरर के 3 पार्ट हमने जो अभी डिस्कस किए। पहला इंस्ट्रूमेंटल, दूसरा इन्वायरमेंटल और तीसरा ऑब्जर्वेशनल। तो अच्छे से समझ में आया। और तीनों को हम रिमूव कैसे कर सकते हैं यह भी मैंने साथ साथ में बताया, कैसे तीनों के अलग अलग एग्जाम्पल होते हैं वो भी साथ में बताए। यहाँ से माइंड में एक कंप्लीट पिक्चर आपकी बन जानी चाहिए कि सिस्टेमेटिक एरर क्या होती है, कैसे होती है, इसके टाइप्स क्या होते हैं। अब आपने लेक्चर अच्छे से सुना है सारे एग्जाम्पल के साथ, तो एग्जाम में आप चीजें लिख सकते हो। इंस्ट्रूमेंटल के आगे लिखना है ड्यू टू देयर इज सम ड्यू टू प्रॉब्लम ऑफ इंस्ट्रूमेंट या इक्विपमेंट, ड्यू टू प्रॉब्लम ऑफ इन्वायरमेंटल और ड्यू टू प्रॉब्लम ऑफ ऑब्जर्वर। ये तीनों चीज़ें उसमें लिखनी है, फिर उसके एग्जाम्पल जो अभी आपको पता है। एनसीईआरटी में इतना जो है डिटेल में नहीं दे रखा है, बट चीज़ें दे रखी है, उनको समझना है। एनसीईआरटी क्या कहती है, एनसीईआरटी भी यही कहती है। देखो एनसीईआरटी में दे रखा है इंस्ट्रूमेंटल एरर, है ना। अब बुक से भी चीज़ें देख लें। दैट्स अराइज फ्रॉम द एरर्स ड्यू टू इम्परफेक्ट डिजाइन ऑफ कैलिब्रेशन ऑफ द मेजरिंग इंस्ट्रूमेंट, जीरो एरर इन द इंस्ट्रूमेंट ईटीसी। अब एनसीईआरटी में एग्जाम में आए तो आपको डेफिनेशन ये लिखनी है। देखो भाई समझने के लिए तो हम कुछ भी कैसे ही समझा सकते हैं, लेकिन जो कहानी समझाते हैं वो एग्जाम में थोड़ी लिखते हैं। कहानी तो इसलिए बताई जाती है कि कभी भूलो नहीं। अब मैंने वो वाला स्केल वाला एग्जाम्पल बता दिया, आपके दिमाग में आ गया कि ये गलती है ऑब्जर्वेशनल की, ये पर्सनल एरर है, ये पर्सनल एरर है। इसमें कोई ना तो टेम्परेचर गड़बड़ था, ना आपका इन्वायरमेंट में कुछ प्रॉब्लम सॉरी थी, या आपकी कोई इंस्ट्रूमेंट में भी प्रॉब्लम नहीं थी, इंस्ट्रूमेंट भी सही था, टेम्परेचर भी सही था, वो तो आदमी की गलती है, तो पर्सनल होगी ना बच्चों। तो देखिए दैट्स अराइज फ्रॉम द एरर ड्यू टू इम्परफेक्ट डिजाइन और कैलिब्रेशन ऑफ द मेजरिंग इंस्ट्रूमेंट। अब यहाँ पर कुछ वर्ड आए। पहला इम्परफेक्ट डिजाइन, मैंने बताया कि स्केल ही गलत बना दिया है। आप खुद देख सकते हो, 2 स्केल लेना, एक कैमलिन की, है ना, और दूसरी नटराज की, और भी क्लासिक वगैरह सेलो, कोई भी 3 स्केल 2 स्केल लेना। आप देखो कि उनको जब आप ऐसे मिलाओगे ना, यहाँ पे कुछ है, मान लेते हैं ये स्केल है ना, तो आप देखोगे कि मान लो कि 2 स्केल्स है, आप देखोगे कि इसका 0 और इसका ये वाला 0, इसका ये 15, ये तो आपस में मिल सकते हैं आपस में, बट हो सकता बीच के कुछ जो है आपस में मिले ही नहीं। यानी नटराज में कुछ ऐसे बनाए हुए होंगे कुछ ना कुछ में, और ये वाले जो है ये आपस में ये तो मिल जाएंगे ये और ये, पर बीच में मान लो कि इसका यहाँ पर 1 है, इसका 1 थोड़ा सा इधर हो जाएगा, इसका 2 यहाँ, इसका थोड़ा सा 2 आपको ऐसे लग जाएगा बहुत सारे, क्योंकि इसको हम एक वर्ड देते हैं बच्चों, इसको बोलते हैं वर्किंग स्टैंडर्ड। क्या बोलते हैं, वर्किंग। थोड़ी नॉलेज के लिए चीजें भी रखो। तो ये क्या, इम्परफेक्ट डिजाइन, यानी हर कंपनी अपना जो स्केल बना रही है उसमें थोड़ा सा इधर उधर हो सकता है, किसी कंपनी का स्केल सेम हो नहीं सकता, बहुत रेयर चांसेज है कि बिल्कुल एक्यूरेट हो, तो वहां पर इम्परफेक्ट डिजाइन होगी। क्योंकि देखो 4 तरह के स्टैंडर्ड यूज करते हैं। प्राइमरी स्टैंडर्ड वो जो पेरिस में रखे हुए हैं, जहां पर एक स्टैंडर्ड बना दिया, जैसे 1 मीटर का उन्होंने स्टैंडर्ड बना दिया कि यहाँ पर जो है ऐसे कोई एक चीज प्लेटिनम और इरिडियम का कोई भी एक एलॉय रख दिया, यहाँ पर 2 पॉइंट ऐसे रख दिए और उनके बीच की जो डिस्टेंस है उसको 1 मीटर बना दिया है। अब वो तो वहां रख दिया उन्होंने। अब
हर कंट्री को भी तो 1 मीटर के लिए कुछ चाहिए, उनके लिए क्या करेगा, तो उन्होंने इसकी रिप्लिका यानी इसकी फोटोकॉपी दे दी। वो थोड़ी सी गड़बड़ी होगी भाई, फोटोकॉपी है। अब हर कंट्री के अंदर हर राज्य को चाहिए, तो ये तो क्या रहा, प्राइमरी। अब हर कंट्री को दे दिया उन्होंने, ये हुआ सेकेंडरी। ये थोड़ा सा नॉर्मल सा प्रॉब्लम हो सकता है। तीसरा टर्सरी, इन्होंने हर राज्य को दे दिया, इसका इन्होंने फोटोकॉपी करा के हर राज्य को दे दिया। और चौथा वर्किंग स्टैंडर्ड, अब हर स्केल बनाने वाली कंपनी को भी तो चाहिए 1 मीटर क्या होता है, तो इन्होंने क्या दे दिया, स्केल वाली कंपनी को दे दिया। तो ये वर्किंग स्टैंडर्ड हो गया। अब जो पेरिस में रखा हुआ है वो इस वर्किंग स्टैंडर्ड के जैसा तो नहीं होगा। पेरिस में 1 मीटर जो रखा हुआ है, आपको एक ही चीज़ ओरिजिनल मार्कशीट की आप फोटोकॉपी कराओ, उसकी कोई और कराए, उसकी कोई और कराए, तो आप देखोगे उसकी क्वालिटी धीरे धीरे क्या हो रही है, डिक्रीज हो रही है। जो पेरिस में 1 मीटर है वो स्टैंडर्ड है, वो बिल्कुल सही मापा हुआ है। लेकिन हर आदमी पेरिस थोड़ी जाएगा मापने के लिए, इंडिया को है, हर कंट्री को उन्होंने क्या किया, ऐसा कैसा एक चीज़ बना के दे दिया। तो अगर वो इसकी हेल्प से बना है तो एक्यूरेट हो सकता है, थोड़ी सी माइनर सी डिस्टर्ब हो, ठीक है। हर इंडिया के अंदर आ गया, दिल्ली में रख दिया, है ना, हर देश के अंदर मापने का इस तरह का एक ब्यूरो बना हुआ है। अब दिल्ली में राजस्थान वाले को चाहिए, तो राजस्थान वाले ने सारे स्टेट में दे दिया, दिल्ली वाले ने क्या किया, इसकी फोटोकॉपी करवा के दे दिया, मतलब इसकी रिप्लिका बना दी, है ना, ऐसा कैसा एक बनाया और राजस्थान वाले को दे दिया। अब राजस्थान वाले में स्केल की बहुत सारी कंपनियां, मान लो कैमलिन है, नटराज है, क्लासिक है, उनको भी 1 मीटर का कोई स्टैंडर्ड चाहिए, तो अब वो इसका और जो है आगे बना के दे देंगे, यानी ये थोड़ा और जो है गड़बड़ होगा। वर्किंग स्टैंडर्ड जो हम काम करते हैं, यानी ये नटराज, सेलो वगैरह इनके लिए यूज आएगा। और वर्किंग स्टैंडर्ड जो है बच्चों वो अलग अलग हो सकता है, उसमें एरर हो सकती है, तो ये है इम्परफेक्ट डिजाइन। कैलिब्रेशन जो होता है, ये वर्ड थोड़ा सा जो है आपके लिए नया हो सकता है। कैलिब्रेशन मतलब किसी चीज को हम स्टैंडर्डाइज करते हैं पहले। कैलिब्रेट करना मतलब हो सकता है कि जैसे 1 kg ज़्यादा माप रहा है, कुछ भी नहीं रखा हुआ है तो भी 1 kg जो है इस पे माप रहा है ये, तो हम उसको कैलिब्रेट कैसे कर देंगे कि भाई 1 kg का जो है वो डिफरेंस आ रहा है, यानी 10 kg जब आप मापोगे तो वो एक्चुअल में मापना आपको अगर 11 kg दिखा रहा है तो 10 kg है, क्योंकि 1 kg तो वैसे भी माप लेता है जब कुछ नहीं होता है। तो यहाँ पे हम कैलिब्रेशन कर देंगे कि ये 1 का कैलिब्रेशन है ना। कोई भी स्केल है, मान लेता है उसके 0 जो है वहाँ पर सही तरीके से सेटअप नहीं हो रहा है, तो मान लेंगे कि 0 इधर है या उधर है, उसको भी हम सेटअप कर लेंगे। तो इससे यहाँ पर कैलिब्रेट करते हैं, उस इंस्ट्रूमेंट को स्टैंडर्ड बना लेते हैं। जो भी अंतर होता है उसको मेजर कर लिया जाता है और फिर उसके रेस्पेक्ट में वैल्यू को मेजर करते हैं। तीसरा वही 0 एरर मैंने बताया था, 0 जो है सेट रही है, मान लेते हैं कि ये है आपका अमीटर है एक। अब अमीटर मापता है करंट को, मान लो यहाँ पर 0 होना चाहिए, अरे मैंने तो कोई करंट फ्लो ही नहीं करवा रही, अमीटर अभी भी 2 एम्पियर की करंट दे रहा है। अब मुझे पता चल गया कि भाई इसका 0 जो है वो अब 2 पे है, यानी 2 से मुझे शुरू करना है। अब मुझे 4 एम्पियर बता रहा है, 4 एम्पियर बता रहा है, मतलब वो क्या है, आंसर में 4 नहीं लिखूंगा क्योंकि जब कुछ नहीं था तब भी 2 एम्पियर तो था, यानी 2 कम हो जाएगा इससे, तो 2 आंसर। तो मैं क्या मान लूंगा कि जो 2 है ना मेरा, अब वो 0 है। यहाँ पर मैं क्या मान लूंगा कि 1 kg है ना, वो मेरा 0, इस तरह से, समझ गया। तो 2 को मैंने 0 मान लिया, तो अब मेरी सारी वैल्यू सही हो जाएगी, यानी 4 को फिर मैं 2 मानूंगा, 4 को 2 मानूंगा, 6 को मैं 4 मानूंगा, तो वैल्यू भी सही आ जाएगी। तो ऐसे 0 एरर समझ सकते हो। उसके बाद इम्परफेक्शन इन एक्सपेरिमेंटल टेक्निक और प्रोसीजर। इम्परफेक्शन जो मैंने अभी आपको बताया था कि इन्वायरमेंटल की प्रॉब्लम हो सकती है, परफेक्ट नहीं होगा, परफेक्शन नहीं है आपके काम में, यानी आपको कह दिया है कि 35 डिग्री पे काम करना है और आप पूरे दिन 37 डिग्री पे काम करते रहे, आपने एसी का टेम्परेचर ही चेक नहीं किया, तो 35 और 37 डिग्री में जो अंतर आना चाहिए टेम्परेचर की वजह से वो तो आ ही जाएगा। आपको काम करने को दिया है कि ये आपके पास इंस्ट्रूमेंट है, आप इसको अच्छे से यूज करना, आपको पहले कह दिया है कि इसमें ज़्यादा देर तक करंट फ्लो नहीं होने देनी है, ज़्यादा करंट फ्लो हो जाएगी वायर के अंदर तो वायर गर्म हो जाएगा, और वायर गर्म हो जाएगा तो इसकी जो है जो रीडिंग है वो चेंज हो जाएगी। पर आपने इम्परफेक्टली काम कर दिया, अरे होने दो, अपने वो क्या लैब में बातें कर रहे, गप्पे इधर इधर मिला रहे हो, उधर वो करंट चल रही है, काफ़ी देर तक आपका वायर गर्म हो गया, उसका जो रेजिस्टेंस आना था वो नहीं आया, यानी इन्वायरमेंटल प्रॉब्लम होगी, इम्परफेक्शन था आपके एक्सपेरिमेंट को परफॉर्म करने में। तीसरा
पर्सनल एरर अभी मैंने बताया दैट अराइज्ड ड्यू टू इंडिविजुअल बायस, लैक प्रॉपर सेटिंग ऑफ द apparatus और इंडिविजुअल केयरलेसनेस इन टेकिंग ऑब्जर्वेशन विदाउट ऑब्जर्विंग प्रॉपर प्रिकॉशंस etc। वही बात जो अभी मैंने बताई थी कि एक तो इंडिविजुअल बायस, हर एक आदमी अपने तरीके से रीडिंग ले रहा है ना। किसी को लग रहा है कि ये 2 पॉइंट ऐसा, मतलब बहुत ज़्यादा अंतर हो जाए ना बच्चों। मान लेते हैं कि ये एक स्केल है, इसमें 1 2 3 4 5 6 7 8 9 और 10, यहाँ पर 0 और 10 के बीच में बच्चों कितनी लाइन है, 10 लाइन्स है। अब यहाँ पर कोई चीज़ आ रही है तो एक आदमी कहेगा यार ये एक वाला ले लूँ, दूसरा आदमी कहेगा नहीं ये वाला ले लूँ, इसको लूँ या इसको लूँ। तो यहाँ पर ये हर पर्सन टू पर्सन वेरी कर रहा है कि वो कैसे मेजर कर रहा है। दूसरा तो वो एरर तो है भाई, वैल्यू तो नहीं मिली हमें। लैक ऑफ प्रॉपर सेटिंग ऑफ द एपरेटस को सही से सेट ही नहीं किया। जल्दी से ऐसे आया, ऐसे स्केल ली, देखा माप के बस वहाँ हो गया सही। अरे भाई तू सही तो रख, इस पहले इसको बिल्कुल सही रख, फिर इसको स्केल को सही रख, प्रॉपर सेटिंग तो करो। ये ऐसे एरर क्यों करते हो? तो दो तरीका। तीसरा केयरलेसनेस, मैंने कहा ना कह कुछ रहा है सुन कुछ रहा है। बेचारे के नंबर तो आए 92, लिखने वाले ने फटाफट में 29 लिख दिया, भाई उसका तो लोचा हो गया। जो आदमी मेरिट में आना था वो फेल हो गया। तो ये केयरलेसनेस हो गई। तीसरा प्रॉपर जो है प्रिकॉशंस यूज नहीं कर रहे हो आप, जो प्रिकॉशंस आपको यूज करनी चाहिए ऑब्जर्वेशन के लिए वो आप अगर नहीं कर रहे हो तो पर्सनल एरर हो जाएगी। ये वही पार्ट थे एनसीईआरटी में इन नाम से दिए हुए हैं। मैंने आपको जो नाम बताए एनवायरमेंटल और ये अपना इंस्ट्रूमेंटल और पर्सनल एरर या जिसको ऑब्जर्वेशनल एरर कहते हैं। तो कोई भी वर्ड आए आपके माइंड में क्लियर होना चाहिए कि चीज़ें क्या है, तो आप आराम से लिख सकते हो। आई होप ये चीज़ें आपको अच्छे से क्लियर हुई होगी। नेक्स्ट देखते हैं कोई एक और चीज़। अब यहाँ पर सिस्टेमेटिक एरर कैन बी मिनिमाइज्ड बाय इम्प्रूविंग एक्सपेरिमेंटल टेक्निक। एक्सपेरिमेंटल टेक्निक को इम्प्रूव करके हम जो है एरर को रिमूव कर सकते हैं। सिलेक्टिंग बेटर इंस्ट्रूमेंट, रिमूविंग पर्सनल बायस एज फार एज पॉसिबल। ये वो सारी बातें वही कि आदमी अच्छा चूज कर ले जो गड़बड़ करता ही नहीं है, इंस्ट्रूमेंट अच्छा है और इन्वायरमेंटल एकदम सही है, एक्सपेरिमेंटल जो है सिस्टम बहुत अच्छा है आपका, तो एरर क्या हो जाती है, रिमूव हो जाती है बच्चों, है ना। अब कांटे में आपको पता है 2 kg की गड़बड़ है तो आपने ऐसा कांटा लेके आ गए जिसमें गड़बड़ है ही नहीं, इम्प्रूवमेंट कर दिया आपने, इंस्ट्रूमेंट को बिल्कुल सही कर दिया है। अब आप आराम से जो मापोगे वही वैल्यू होगी। चलिए जी, तो सिस्टमेटिक एरर कैन बी एलिमिनेटेड और रिमूव्ड। नेक्स्ट देखते हैं, अगला आता है रैंडम एरर। मुझे पता ही नहीं है कि एरर क्यों आ रही है। वहाँ पे मुझे पता था कि ये 2 kg की एरर आ रही है, इंस्ट्रूमेंट की वजह से आ रही है। वहाँ मुझे पता था कि वो बच्चा बार बार गलती कर रहा है, वो 9.5 करके आ रहा है, 9.3 है। मुझे रीजन पता था, और किसी चीज़ का रीजन पता हो तो हम उसको ख़त्म भी करें। मुझे पता हो कि यार मैं फिजिक्स पढ़ रहा हूँ लेकिन मुझे थोड़ी थोड़ी कम समझ में आ रही है। क्यों है? क्योंकि मैं केयरलेस हूँ, मैं मैथ्स नहीं पढ़ पा रहा हूँ, साथ में फिजिक्स में जो मैथ्स यूज हो रही है उसको मैं अच्छे से नहीं कर पा रहा हूँ। तो अब मुझे रीजन पता चल गया कि मैं ज़्यादा रटने पे ध्यान दे रहा हूँ, मैं चीज़ों को समझ ही नहीं रहा हूँ कि एक्चुअल चीज़ें क्या है। तो मुझे रीजन पता चला, मैंने चीज़ों को समझना शुरू किया, मैंने मैथ्स को अच्छे से करना शुरू किया, अब मैं फिजिक्स को बहुत अच्छे से कर पा रहा हूँ। रीजन क्या हुआ? और आपको पता ही नहीं है कि ऐसा क्यों हो रहा है। यार मैं मैथ्स भी अच्छे से पढ़ पा रहा हूँ, मैं रिपीट भी अच्छे से करता हूँ, मैं चीज़ों को समझ भी रहा हूँ, फिर भी मेरे गड़बड़ हो रही है थोड़ी बहुत पढ़ने वढ़ने में। आपको रीजन ही नहीं पता है ना। एक डॉक्टर के पास आप जा रहे हो और आपको कह रहे हो कि मेरा हाथ में दर्द है, ठीक है, और वो आपके कुछ एक्सरे वगैरह करके देखता है आपका हाथ टूटा हुआ इसलिए दर्द है। अब आपके कोई प्रॉब्लम नहीं है, कुछ लोग होते हैं ना उसकी बॉडी में कोई प्रॉब्लम नहीं है, फिर भी उनको लगता है कि बहुत सारे दुख दर्द उनके शरीर में है। अब रीजन ही नहीं पता है, तो वो क्या है, रैंडम है ना। रैंडम से और एक और एग्जांपल आपको रैंडम से बता देता हूँ ताकि ये चीज़ें बिल्कुल समझ में आ जाए। आपकी क्लास में बहुत सारे बच्चे बैठते हैं, मान लो यहाँ प्रदीप बैठता है, मनीष बैठता है, श्रवण बैठता है, यहाँ पर अर्पिता, मनीषा जो भी है वो बच्चियाँ बैठती है। फिक्स है, जगह फिक्स है कि भाई इस टेबल पे मुझे अर्पित ही मिलेगा, है ना। टेबल नंबर 1 पे मुझे अर्पित ही मिलेगा, या टेबल नंबर 8 पे मुझे सीमा ही मिलेगी। ये क्या, ये फिक्स है ना। अब मैं किसी बच्चे को भेजता हूँ, मैं ये सीधा कहूँगा कि टेबल नंबर 8 वाले बच्चे को उठा के ऑफिस में भेज देना, मतलब मैं डायरेक्टली बात कर रहा हूँ कि अर्पित को वहां से उठा के ऑफिस में भेज देना, या सीमा को जो टेबल नंबर 8 पे बैठी है उसको उठा के ऑफिस में भेज देना। कहने का मतलब क्या हुआ कि मैंने उसको, बस मुझे पता है कि वो ये वहीं बैठा है,
ये फिक्स है। लेकिन एक दिन क्या हुआ कि कोई अर्पित कहाँ बैठ गया, कोई कहीं पे बैठ गया, सारे रैंडमली बैठ गए। अब मैंने बोला कि टेबल नंबर 8 वाले बच्चे को बुला के ले आओ, वहाँ कोई और ही बैठा था, ऑफिस में कोई और ही आ गया। यानी यहाँ से पता चलता है कि रैंडम का मतलब क्या होता है। रैंडम का मतलब क्या होता है कि कोई कैसे भी, रैंडम का दिमाग में सही है, रैंडम का मतलब क्या होता है कि कैसे भी हो सकता है, उसका कोई सिस्टम जो है मतलब एक बिल्कुल सीक्वेंस नहीं है। जैसे रैंडम एरर से हम क्या समझते हैं, ये तो रैंडम को हम कहानी से अटैच किया। अब रैंडम एरर से क्या होता है, द रैंडम एरर्स दोज एरर्स विच ऑकर इररेगुलरिटी, हेंस रैंडम एरर रेस्पेक्ट टू साइन एंड साइज। इररेगुलरिटी मतलब कोई कहीं पे भी बैठ सकता है, वहाँ आज अर्पित बैठा है, कल प्रदीप बैठ सकता है, परसों मनीष बैठ सकता है, ये फिक्स नहीं है कि कौन कैसे बैठेगा। यानी एरर कैसे होगी ये हमें नहीं पता है, ये इररेगुलरिटी की वजह से होती है, इसका कोई कॉज हमें पता नहीं हो सकता है। वहाँ पे तो हमें पता था कि ये 2 kg होगा तो ये प्लस ही होगा, यानी हर बार हमें क्या करना है 2 kg माइनस कर देना है। यानी प्लस कैसे, मान लो कि ये 10 kg की जगह 12 kg माप रहा था, 100 kg की जगह 102 kg माप रहा था, तो हमें पता था कि 2 kg कम ही करना है ना। यानी ये हमेशा हम माइनस कर रहे थे। फिर हमने एक हाइट का एग्जांपल लिया कि 10 की जगह 9 माप रहा है, 11 की जगह 10 माप रहा है, इसका मतलब कि 1 सेंटीमीटर हमें बढ़ा देना है। 9 माप रहा है मतलब उसकी एक्चुअल हाइट 10 है, यानी उसको पॉजिटिव नेगेटिव, यहाँ पर ये कैसे भी हो सकता है, ये पॉजिटिव भी हो सकती है, नेगेटिव भी हो सकती है। ये क्या है, रैंडम एरर्स है, इररेगुलरिटी की वजह से होती है। इनका रीजन हमें पता नहीं होता और इसका रीजन ही हमें नहीं पता है। हमें यही नहीं पता है कि भाई ये बच्चे किस तरह से बैठते हैं, क्या है, मतलब आज यहाँ पे अर्पित बैठा है, परसों मनीष बैठा है, अगले दिन ये बैठा, फिर तो मुझे पता चल गया कि भाई एक दिन छोड़ के एक दिन ये बच्चा यहाँ बैठता है। अब कोई किसी दिन में 3 बार चेंज हो जाते हैं, मुझे रीजन ही नहीं पता चलेगा, मैं कैसे पता कर पाऊंगा कि उस वक्त वहां पर कौन सा बच्चा होगा। तो दैट इज कॉल्ड रैंडम बच्चों, इररेगुलरिटी की वजह से। समझ में आया? चलिए जी, अच्छे से। अब इनको आप रिमूव नहीं कर सकते, रैंडम एरर कैन नॉट बी एलिमिनेटेड। रैंडम एरर को आप एलिमिनेट नहीं कर सकते, आप रिमूव नहीं कर सकते, बस इनको मिनिमाइज कर सकते हो। क्या कर सकते हो? मिनिमाइज कर सकते हो, कम कर सकते हो। कैसे कम कर सकते हो? बार बार रिपीट करके, ऑब्जर्वेशन को बार बार रिपीट करोगे आप तो उनको कम कर सकते हो। आप जरूरी नहीं उस बच्चे को हमेशा वहीं बिठाओ, लेकिन आप क्लास में आके उनको बोल सकते हो कि अरे तू है ना इसी क्लास में यहीं बैठेगा, ये बार बार अपनी जगह चेंज मत किया कर। तो हो सकता है कि वो थोड़ा इधर उधर हो, मतलब हफ्ते में 3 दिन की जगह हफ्ते में 7 दिन की जगह 2 दिन ही इधर उधर हो, मतलब वो कम हो गया, पर वो तो वो ढीठ है। ऐसा नहीं कि वो 7 दिन ही सही हो जाएगा, नहीं, वो कभी पॉसिबल नहीं है। यानी रैंडम एरर को जो है आप एलिमिनेट कंप्लीटली नहीं कर सकते हो, उसको मिनिमाइज कर सकते हो रिपीट करके। और रिपीट करा, मैंने मान लेते हैं कि एक बार वैल्यू आई 2.3, एक बार वैल्यू आई 2.4, एक बार वैल्यू आई 2.5, तो मैंने बार बार रिपीट किया और रिपीट करके मैंने क्या किया, इसका मीन ले लिया, मीन यानी एवरेज ले लिया, तीनों को मैंने क्या किया, ऐड किया और अब उसको क्या कर दिया मैंने, मान लेते हैं कि कोई एक वस्तु है जिसकी वैल्यू मान लो 4 किलो है, लेकिन 3 आपके पास कांटे हैं, एक 2 kg से माप रहे हो, एक 3 kg से माप रहे हो और एक 5 kg से माप रहे हो। मतलब अलग अलग जो है कांटे, एक 2 kg बता रहा है, एक 3 kg बता रहा है, एक 5 kg बता रहा है। तो आप क्या करोगे, अब यार इसका क्या तो कोई जुगाड़ बताएं, तो आप करोगे 2 + 3 + 5/3, तो 2 और 3 5, और 5 कितने हो गए बच्चों, 10/3, तो 3.3 आंसर आया, जो कि आपका 4 kg, जो कि एक्चुअल वैल्यू अगर मान रहे हैं तो 4 kg के लगभग पास सबसे वैल्यू क्या आ रही है। तो हम क्या कर सकते हैं, सारी वैल्यूज को लेते हैं और उनका एवरेज लेते हैं। आगे जो क्लास आएगी इसमें यहीं से जो है बच्चों मैं आपको बताऊंगा कि एरर कितने टाइप्स की होती है। ये तो आज हमने क्या, क्वालिटेटिव कैसे होता है, क्यों होता है, अगला होगा क्वांटिटेटिव। फिजिक्स में 2 चीज़ें होती है, लॉजिक प्लस मैथ्स। तो लॉजिक आज हमने सारा देख लिया, आगे हम मैथ्स देखेंगे कि एरर कितनी होती है, कब एरर को सब्ट्रैक्ट किया जाता है, कब जोड़ा जाता है, 2 एरर को जोड़ोगे तो क्या होगा, घटाओगे तो क्या होगा। ये लास्ट टॉपिक रहेगा आपके क्लास का। और एक चीज़ जो कि लिस्ट काउंट, ये सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ है। बहुत सारे प्रैक्टिकल, जहाँ तक मैंने जितने प्रैक्टिकल लिए हैं अपने बीटेक के अंदर, जब मैं 3rd ईयर में था बच्चों, तब मुझे मैम ने पूछा था ये स्केल जो होती है ना बच्चा, इसका लिस्ट काउंट बता दे तुझे पास कर दूंगी। ये बिल्कुल एग्जैक्ट वर्ड आपको बता रहा हूँ, ऐसे पूछा था कि स्केल का लिस्ट काउंट बता दे मैं तुझे पास कर दूंगी। यानी लिस्ट काउंट क्या होता है, द स्मॉलेस्ट वैल्यू दैट कैन बी मेजर्ड बाय मेजरिंग इंस्ट्रूमेंट दैट्स कॉल्ड लिस्ट काउंट। जैसे ये आपके पास स्केल है,
हम इसमें 1 सेंटीमीटर 2 सेंटीमीटर 3 सेंटीमीटर ऐसे तो होता ही है। इसमें भी आप देखोगे 10 और लाइनें होती है, 1 2 3 4 5 6 7 8। तो सबसे छोटी क्या माप सकते हो, 1 mm होती है बच्चों। ये 1 सेंटीमीटर का भी 1/10वां भाग आप माप सकते हो, यानी 1 mm 2 mm 3 mm 4 mm, यानी 10 mm जैसे ही हो जाएगा वो आपका 1 सेंटीमीटर हो जाएगा। यानी ये एक लाइन कितनी है, ये 1 mm की है। तो सबसे छोटा क्या माप सकता हूँ, 1 mm ही माप सकता हूँ, उससे कम नहीं माप सकता। यानी 1 mm 2 mm 3 mm ऐसे कुछ भी माप सकता हूँ, लेकिन 1 से कम तो माप ही नहीं सकता। तो लिस्ट काउंट मतलब उस स्केल का लिस्ट काउंट कितना है जो हम नॉर्मली यूज करते हैं। बहुत बार आपको पूछा जाएगा एग्जाम में 12th के प्रैक्टिकल में स्केल का लिस्ट काउंट। तो ऐसा नहीं कि हर किसी का 1 ही होगा, लेकिन नॉर्मली जो हम ज्योमेट्री में यूज लेते हैं उसका होता है 1 mm बच्चों, ये ध्यान रखना है। सबसे छोटी वैल्यू जो उसके द्वारा मापी जा सके वो क्या होती है, लिस्ट काउंट होती है उसकी। जैसे आप 11th में पढ़ोगे वर्नियर कैलिपर्स और स्क्रू गेज वगैरह के, तो वर्नियर कैलिपर्स का लिस्ट काउंट कुछ अलग होता है, स्क्रू गेज का लिस्ट काउंट कुछ अलग होता है। कोई आपसे पूछ ले कि क्या स्केल का लिस्ट काउंट 1 mm ही होता है, आप कहोगे नहीं, लिस्ट काउंट इज डिपेंड्स ऑन एपरेटस। सर एपरेटस के बगैर मैं नहीं बता सकता कि उसका लिस्ट काउंट क्या है, आप मुझे वो एपरेटस दिखाइए, क्योंकि हर एपरेटस का लिस्ट काउंट अलग हो सकता है। मान लेते हैं कोई बड़ा, जैसे किलोमीटर वाली जो आपका घर माप रहे हो, आप लोग क्या माप रहे हो, मतलब यहाँ से आपके घर से शहर की दूरी माप रहे हो, यहाँ पर 1 2 3। अब यहाँ पर आप कैसे माप रहे हो, 100 मीटर 200 मीटर 300 मीटर 400 मीटर, तो यहाँ पर लिस्ट काउंट 100 मीटर हो जाएगा, है ना, क्योंकि आप 100 के टर्म में माप रहे हो उसको। तो आई थिंक ये चीज़ें आपको क्लियर होगी। और लिस्ट काउंट एरर आपको बताऊंगा मैं अगली बार में, कि कई बार लिस्ट काउंट को सीधा डायरेक्टली प्लस कर देते हैं, कई बार उसको आधा करके प्लस किया जाता है। ये सारी चीज़ें आपको मैं नेक्स्ट क्लास में बताऊंगा। और यहाँ ये चीज़ें भी हम देखेंगे, एब्सोल्यूट एरर क्या होता है, रिलेटिव एरर क्या होता है, परसेंटेज एरर क्या होता है। सो थैंक यू वेरी मच जुड़े रहने के लिए। ऐसे ही आप जो है वीडियोस को देखते रहें, और बहुत जल्दी प्ले स्टोर के अंदर ऐप जो आ जाएगा तो उसका लिंक भी आपको दे दिया जाएगा। तो सोशल मीडिया हैंडल जो है हमारे चैनल के श्री करनी एकेडमी के, जितने भी इंस्टाग्राम व्हाट्सएप, वहाँ पे आप कनेक्ट रहें ताकि आप अपडेटेड रहें। और टाइम टाइम पे आपकी लाइव क्लासेज भी होती रहेगी, जहाँ स्पेशल हम जो है कुछ चैप्टर का अध्ययन करेंगे। थैंक यू वेरी मच।